सो हेलो एवरीवन, वेलकम। लास्ट में हमने जहाँ से छोड़ा था वहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर जो है वो बता देती हूँ। इट इज़ सीबीएसई नोट्स ऑफ क्लास 10th फ्रॉम बायजूस द लर्निंग ऐप, सोशल साइंस ज्योग्राफी, चैप्टर नंबर 1 विच इज़ रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। ओके, एंड इसके अभी हम स्टॉक रिसोर्सेज पे थे, तो हम स्टॉक रिसोर्सेज से देखेंगे। ठीक है, पीछे बहुत अच्छा एक वीडियो ऑलरेडी प्रोवाइडेड है चैनल पे, आप उसको एक बार जाकर देखें। बहुत अच्छा यूज़फुल रहेगा इसी चैप्टर के लिए, सेम चैप्टर के लिए। एंड देन आपको इस वीडियो में आना चाहिए बिकॉज दिस इज़ पार्ट 2। ओके, सो लेट मी स्टार्ट। तो इस पार्ट में हम शुरू करेंगे स्टॉक से, क्योंकि स्टॉक से पहले वाला हम पूरा देख चुके हैं। अच्छा, हमने अभी तक क्या क्या देखा था इसके अंदर? तो अगर मैं शॉर्ट पे बताऊँ तो हमने देखा था कि रिसोर्सेज क्या होता है। ठीक है, क्लासिफिकेशन रिसोर्सेज का चार बेसिस पे होता है। चारों बेसिस के मीनिंग्स क्या क्या हैं, उन बेसिस के और आगे फर्दर टाइप्स क्या क्या हैं। उन टाइप्स में हमने देख लिए थे डी तक, बायोटिक, एबायोटिक, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल, एंड पोटेंशियल एंड डेवलप्ड। अब हम बात करते हैं स्टॉक और फिर रिजर्व्स। इससे हमारे चैप्टर का एक फ़ेज़ फिनिश हो जाएगा, एक फ़ेज़ कंप्लीट हो जाएगा। और ये जो था ये मैंने नहीं समझाया था। ठीक है, तो इसका जस्ट एक स्क्रीनशॉट ले लें और इसको भी समझ लें। जो नीचे ये बना हुआ है ये भी यूज़फुल है। ओके, नेक्स्ट इट इज़ स्टॉक रिसोर्सेज, मटेरियल्स इन द एनवायरनमेंट विच हैव द पोटेंशियल। ऐसे मटेरियल्स एनवायरनमेंट के अंदर जिनमें ये पोटेंशियल है कि वो हमारी नीड्स को पूरा कर सकते हैं, पर हमारे पास उसको जो है एक्सट्रैक्ट करने की या फिर उसको यूज़ करने की टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है। तो उसमें गलती किसकी है, उस सामान की या फिर ह्यूमंस की? ऑब्वियसली ह्यूमंस की। क्यों? क्योंकि ह्यूमंस के पास उसको यूज़ करने के तरीके अवेलेबल नहीं है। चीज़ तो हमारे पास अवेलेबल है, पर चीज़ को कैसे यूज़ या एक्सट्रैक्ट। ओके, तो उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं स्टॉक, है ना। अब वॉइस शायद थोड़ी क्लियर आ रही होगी, मुझे बताना वापस कमेंट करके, बिकॉज़ अभी मैंने जो माइक्रोफ़ोन है उसको हाथ में पकड़ रखा है। ठीक है, अब शायद वॉइस मेरे हिसाब से थोड़ी क्लियर आ रही होगी, तो जस्ट टेल मी इफ़ इट इज़। अगर ऐसा है तो प्लीज़ मुझे बता देना, है ना, ताकि मैं इसी तरह से फिर आगे भी यूज़ करूँगी। सो स्टॉक मैंने बता दिया कि देखो कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। पहला क्या था? पहला था पोटेंशियल। पोटेंशियल के अंदर क्या था? जो कि अभी तक यूटिलाइज़ नहीं करे हैं, बचा के रखे हुए हैं। ठीक है, उनमें पोटेंशियल है कि वो यूज़ किए जा सकते हैं, बट हमने उन्हें प्रॉपर्ली यूज़ नहीं किया है। ठीक है, डेवलप्ड, जो डेवलप्ड हैं पूरी तरह से, और रिसोर्सेज। ठीक है, तो पोटेंशियल के अंदर क्या था? आर द रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन अ रीजन बट डोंट हैव बीन यूटिलाइज, जिनको यूटिलाइज़ नहीं किया गया है। डेवलप्ड में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी कल भी, और आज फिर वही प्रॉब्लम आ रही है, तो मेरे को लगता है कि पहले एक बार प्रॉब्लम क्लियर करनी चाहिए। ठीक है, तो लेट अस सर्च दैट। एक सेकेंड, क्या सर्च करना है? डेवलपमेंट, नहीं 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 नहीं, ओके नेट ही बंद है। अरे नेट तो आएगा भी नहीं शायद, देखते हैं। डेवलप्ड रिसोर्सेज, अगर नहीं आता है तो फिर कोई और देखेंगे सिस्टम। नहीं आएगा आई थिंक, नेट नेट इज़ नॉट सपोर्टिंग। ऊपर में हाँ नहीं आएगा, चलो छोड़ो। तो डेवलप्ड रिसोर्सेज हैं, उसके बाद में स्टॉक है। स्टॉक समझा दिया। स्टॉक के बाद में रिजर्व्स, ये डेफिनेशंस हैं, और ये रिजर्व्स एज अ होमवर्क आई एम गिविंग यू। और बल्कि मैं तो ये चारों ही कहती हूँ, नहीं क्लियर हुआ है ना तो यूज़ अनदर वीडियो। अभी मैं दिखा देती, बट अभी इंटरनेट इज़ नॉट सपोर्टिंग, दैट्स वाई। तो आप यूज़ अनदर वीडियो और इनको समझ लो। ठीक है, ये होमवर्क देती हूँ। उसके बाद आगे चलते हैं।
डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज का भी डेवलपमेंट, यानी हमें पता है कि रिसोर्सेज हमारे डेवलपमेंट के लिए हैं, लेकिन रिसोर्सेज का खुद का डेवलपमेंट कैसे होगा। जैसे कि हमारे लिए रिसोर्स है वाटर, वाटर से हमारी बॉडी डेवलप हो रही है या ह्यूमन बींग्स जिंदा रह पा रहे हैं, तो ह्यूमन बींग्स डेवलप हो रहे हैं, ठीक है। वाटर एक असेंशियल पार्ट है जिसकी वजह से हमारी लाइफ का स्टैंडर्ड अच्छा हो रहा है। पर वाटर खुद कैसे अच्छा हो, मतलब वाटर खुद कैसे डेवलप हो, उसके बारे में भी सोचना पड़ेगा, है ना। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है, रिसोर्सेज हैव बीन यूज्ड बाय ह्यूमन बींग्स इनडिस्क्रिमिनेटली मतलब कि कोई प्रॉपर तरीका नहीं है, यूज़ करते जा रहे हैं, कोई लिमिट नहीं है यूसेज की। तो इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि रिसोर्सेज हैव बीन यूज्ड बाय द ह्यूमन बींग्स indiscriminately and this has led to the following major problems। कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो चुकी हैं क्योंकि ह्यूमन बींग्स रिसोर्सेज को इतना ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं इसलिए, ठीक है। क्या है वो प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम नंबर 1, एक सेकेंड, नहीं आया, ओके। प्रॉब्लम नंबर 1 क्या है। प्रॉब्लम नंबर 1 है डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीफ ऑफ फ्यू इंडिविजुअल्स। कुछ लोगों के लिए, पूरी दुनिया के लिए नहीं, कुछ लोगों के अपने पर्सनल ग्रीड को सेटिस्फाई करने के लिए जो है रिसोर्सेज डिप्लीट होते जा रहे हैं, रिसोर्सेज ख़त्म होते जा रहे हैं कुछ इंडिविजुअल्स के लिए, ठीक है। accumulation of resources in a few hands which in turn divided the society into two segments। कुछ लोगों के हाथ में रिसोर्सेज की पावर्स दे दी गई हैं जिसकी वजह से सोसाइटी 2 सेगमेंट्स में बट चुकी है, रिच और पुअर में सोसाइटी बट चुकी है। इट हैज़ लेड टू द ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस सच एज ग्लोबल वार्मिंग एंड ओजोन लेयर डिप्लीशन एंड environmental pollution and land degradation। Resource planning is essential for the sustainable existence of all forms of life, ठीक है। Sustainable economic development means development should take, ये जो पॉइंट्स हैं ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इनको नोट कर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वेट एक सेकेंड। तो यानी कि ये वाले जो पॉइंट्स हैं, रिसोर्सेज हैव बीन यूज्ड बाय ह्यूमन एंड दिस लेड टू द फॉलोइंग मेजर प्रॉब्लम्स। ये मेजर प्रॉब्लम्स एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। तो 1 2 3 और एक सेकेंड, 1 2 3, बस 3 ही है। 1 2 3 है और एक है 4th, इसके साथ में नोट लगा करके नीचे, नहीं ये नहीं लिख सकते, नोट लगा करके नीचे, ठीक है। रिसोर्स प्लानिंग इज असेंशियल फॉर द सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ की जितनी भी फॉर्म्स हैं, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो या चाहे वो ह्यूमन्स हो, उन सब की एग्जिस्टेंस के लिए प्लांट, ह्यूमन और एनिमल, इन तीनों की या फिर और भी जो भी एंट सबकी एग्जिस्टेंस के लिए रिसोर्स प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब रिसोर्स प्लानिंग मतलब क्या होता है। रिसोर्सेज को प्लान करना, प्लानिंग सम रिसोर्सेज, जैसे कि क्या चीज़ कितनी यूज़ करनी है और कब यूज़ करनी है, इसकी पूरी एक लिस्ट बनाना इज़ रिसोर्स प्लानिंग, ठीक है। पूरी तरह से उसको ढंग से लिख के रखना एंड उसको समझना इज़ व्हाट रिसोर्स प्लानिंग इज़। तो इसलिए रिसोर्स प्लानिंग इज़ essential for the sustainable existence of all forms of life। Sustainable economic development means development should take place without damaging the environment and development in the present should not compromise with the needs of future generations। ये टॉपिक पूरा का पूरा लास्ट लेक्चर में डिस्कस हो चुका है,
ठीक है। नाउ व्हाट इज़ रिसोर्स प्लानिंग, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक। अभी तक केवल एक इंट्रोडक्शन था छोटा सा, इसमें कुछ हार्ड नहीं था, ठीक है। यहाँ से ये मैंने स्टार्ट हो रहा है। अरे सो resource planning, the environment and the development in present should not compromise the needs of the future generations. इसी चीज़ को सेटिस्फाई करने के लिए, to satisfy this thing only, resource planning is done. In India, there are some regions which are considered to be self-sufficient in terms of the availability of resources, and there are some regions which have acute shortage of some vital resources. यानी इंडिया एक ही कंट्री है जिसके अंदर कई जगह तो ऐसी है, कई मतलब बहुत सारी जगह तो ऐसी है जहाँ पर रिसोर्सेज अवेलेबल हैं और वो जगह अपने आप में पूरी है। कोई भी रिसोर्स की अवेलेबिलिटी हो वहाँ पर अच्छे से है और वो लोग वहाँ के रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ करके वहीं के वहीं सस्टेन कर रहे हैं। तो ये इंडिया है, एक पार्ट ऐसा है जहाँ पर इन लोगों को इस बॉर्डर से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है रिसोर्सेज के लिए। ये अंदर ही अंदर अपना सारा काम निकाल लेते हैं। और वहीं कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर रिसोर्सेज की इतनी कमी है कि वो कभी इससे लेते हैं तो कभी इससे लेते हैं, तो कभी बाहर से लेते हैं, तो कभी बाहर से लाते हैं, तो कभी वहाँ से लाते हैं, बट दे कैन नॉट सस्टेन देमसेल्फ। तो इंडिया खुद एक कंट्री, सिंगल कंट्री, दो हिस्सों में डिवाइडेड है इस तरह से, ठीक है। have acute shortage of some vital resources, vital यानी important resources. This calls for balanced resource planning at the national, state and regional and local levels. यानी कि इससे हमें ये पता चलता है कि अभी इस टाइम पर इन इंडिया इट इज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी कि बैलेंस्ड रिसोर्स प्लानिंग हो। रिसोर्स प्लानिंग कैसी हो? बैलेंस्ड हो। कि रिसोर्स प्लानिंग कर रहे हो ठीक है, बट बैलेंस करो उसको ढंग से। कौन से लेवल्स पे? एट स्टेट, रीजनल एंड लोकल, नेशनल। पहले तो पूरे नेशन में देखो कि क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ अवेलेबल है। वेट, नेशन में जहाँ भी जो भी चीज़ें अवेलेबल है उन सबको इकट्ठा करो। स्टेट्स देखो कि हमारे पास कितने स्टेट्स हैं, अभी कितने हैं? 29, 30, 31 जो भी स्टेट्स हैं वो स्टेट्स देखो कि हमारे पास इतने स्टेट्स हैं। फिर उनमें इतने रीजन्स हैं, मतलब इतने तरह की जगहें हैं, रीजन्स हैं, और उन रीजन्स में इतने लोकल ऐसी इलाके हैं वेयर पीपल लिव। और उस अकॉर्डिंग नेशनल, स्टेट, रीजनल एंड लोकल लेवल्स पे रिसोर्स प्लानिंग होनी चाहिए। नाउ रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, द रिसोर्स प्लानिंग इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स। रिसोर्स प्लानिंग का जो प्रोसेस होता है, हमने देखा कि रिसोर्स प्लानिंग इंडिया के अंदर कैसी है कि कुछ रीजन्स हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं और कुछ में बहुत कम है। तो इसलिए क्या ज़रूरत है, ज़रूरत क्या है वो भी देखा कि अभी हमको रिसोर्स प्लानिंग की ज़रूरत है करने की। ओके, तो वो मैंने आपको बताया एक। नाउ यहाँ पर है रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया विच इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स। रिसोर्स प्लानिंग का एक जो नॉर्मल प्रोसेस होता है उसमें क्या क्या पॉइंट्स रहते हैं? तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? आइडेंटिफिकेशन एंड inventory of resources across the regions of the country. This involves surveying, mapping and qualitative and quantitative estimation and measurement of the resources. यानी कि केवल फर्स्ट स्टेप जो है, वेट, द फर्स्ट स्टेप जो है उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर होता है कि केवल और केवल हम पहले गिने या फिर हम पहले कैलकुलेशन लगाएं कि कहाँ पे क्या चीज़ है और कितनी अवेलेबिलिटी है किस रिसोर्स की, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, मतलब मेजरमेंट ऑफ द रिसोर्स फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप, evolving a planning structure endowed with appropriate technology, skill and institutional setup for implementing resource development plans. Evolving a planning structure और फिर implementing that planning structure. Matching the resource development plans with overall national development plans. Resources can contribute to development only when they are accompanied by appropriate technological development and institutional changes. India has made concerted efforts towards achieving
achieving the goals of resource planning right from the first 5-year plan launched after independence to overcome irrational consumption and overutilization of resources, resource conservation at various. अच्छा, थर्ड स्टेप क्या है? मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स. Resource can contribute to development only when they are accompanied by रिसोर्स प्लानिंग तभी काम करेगी जब उसके साथ में टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट और इंस्टीट्यूशनल चेंजेस साथ में होंगे. ठीक है. इंडिया हैज़ मेड कॉन्सेंट्रेटेड इफेक्ट्स टू अचीविंग द गोल्स ऑफ रिसोर्स प्लानिंग. इंडिया ने हर बार निरंतर प्रयास किया है कि वो इन गोल्स को अचीव करे. राइट फ्रॉम द फर्स्ट 5-year प्लान, जो इंडिपेंडेंस हुई उसके बाद में जो फर्स्ट 5-year प्लान लॉन्च हुआ तब से लगाकर अब तक इंडिया ने बार बार यही कोशिश करी है कि क्या हो, गोल्स ऑफ रिसोर्स प्लानिंग अचीव हो. गोल्स ऑफ रिसोर्स प्लानिंग अचीव हो टू ओवरकम इरेशनल कंजम्पशन से बचने के लिए. यानी इरेशनल मतलब, रैशनल मतलब एक तरह से इक्वालिटी के साथ में, इरेशनल अनइक्वल तरीके से. ठीक है. तो इरेशनल कंजम्पशन से बचने के लिए इंडिया ने क्या किया है, एंड ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. ना तो रिसोर्सेज को अनइक्वली यूज़ किया जाए और ना ही रिसोर्सेज को ज़्यादा यूज़ किया जाए. मान लीजिए 2 लोग हैं. ठीक है. एक तो होगा दोनों को 5-5 मार्क्स मिले, इक्वल रहेगा, इक्वली होगा, है ना. अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट इरेशनल कंजम्पशन होगा. रैशनल कंजम्पशन यहाँ हो जाएगा. अगर एक को 5 और एक को 10 मिले तो वो इरेशनल कंजम्पशन हो जाएगा. ठीक है. मार्क्स की बात नहीं करते, चलो हम फूड की बात करते हैं, हम या फिर हम वाटर की बात करते हैं. फूड है ना, इसको 5 चपाती, इसको 5 चपाती इक्वल है, इसको 5, इसको 10 अनइक्वल है. अगर हम बात करें ओवर यूटिलाइजेशन की, अगर दोनों को ही 20-20 चपाती मिल जाती है तो ये क्या होगा, ये होगा ओवर यूटिलाइजेशन. यहाँ पर ये ज़्यादा यूज़ हो रहा है, मोर देन इनफ जिसको कहते हैं वो यूज़ हो रहा है यहाँ पे, है ना. तो इस कंडीशन में रिसोर्स कंजर्वेशन एट वेरियस लेवल्स इज इम्पॉर्टेंट. रिसोर्स कन्वर्सेशन और कंजर्वेशन अलग अलग होते हैं, बाय द वे. तो आई होप दिस स्क्रीन इज ऑल्सो विजिबल टू यू. ओके. सो कंजर्वेशन क्या होता है, बैक. कन्वर्सेशन वर्षा है ना, और कंजर्वेशन सर्वा. बहुत कंजर्वेशन, कन्वर्सेशन VERSA वर्सेशन और SERVA सर्वेशन. ठीक है. इन दोनों में डिफरेंस है. यहाँ पर बोला जा रहा है कि क्या इम्पोर्टेंट है, कंजर्वेशन इम्पॉर्टेंट. रिसोर्स कंजर्वेशन यानी रिसोर्स को बचाना. सर्वेशन, कंजर्वेशन और वर्सेशन में डिफरेंस है. वर्सेशन मतलब बोलना होता है, स्पीकिंग, किसी से बात करना. और सर्वेशन होता है, कंजर्वेशन होता है किसी से बात नहीं करना, सर्वेशन होता है कि किसी चीज़ को बचाना. तो यहाँ है बचाना और यहाँ है बात करना. ये दोनों जो हैं डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं. ये दोनों एक चीज़ है और वो दोनों एक चीज़ हैं, लेकिन ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं. सो दिस एंड दिस आर डिफरेंट. ओके. नेक्स्ट चीज़ क्या लिखी हुई है, रिसोर्स. अरे अच्छा, रिसोर्स. लैंड इज़ नेचुरल रिसोर्स. अच्छा, लैंड रिसोर्स. यहाँ तक हमने टॉपिक पे बात करी, किस पे, रिसोर्स प्लानिंग पे. किस पे बात करी, रिसोर्स प्लानिंग पे. ठीक है. किस पे बात करी थी हमने, रिसोर्स प्लानिंग पे. अब हम बात किस पे कर रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं
लैंड रिसोर्सेज पे, किस पे बात कर रहे हैं? लैंड रिसोर्सेज पे, यानी ऐसे रिसोर्सेज जो कि ज़मीन से रिलेटेड हैं, ठीक है, ऐसे रिसोर्सेज जो कि ज़मीन से रिलेटेड है, या फिर हम बात करें तो केवल ज़मीन की बात, केवल ज़मीन जो कि एक रिसोर्स की तरह हमारे काम आती है, चाहे वो बात हो बैठने की, चाहे वो बात हो कुछ उगाने की, चाहे वो बात हो किसी भी तरह की चीज़ करने की। मतलब ज़मीन नहीं होगी तो क्या होगा, मतलब द वर्ल्ड विल बी हाफ्ड। तो लैंड को जो यूज़ करना है ना, वो क्या है? लैंड रिसोर्स। लैंड को यूज़ करना है लैंड रिसोर्स। ओके, आगे चलें। आगे क्या बोला गया है कि लैंड इज़ अ नेचुरल रिसोर्स ऑफ एटमोस्ट इम्पॉर्टेंट। एटमोस्ट आएगा यहाँ पर, एटमोस्ट इम्पोर्टेंस। लैंड नेचुरल रिसोर्स है, लैंड नेचुरल है, हमने आपने बनाई नहीं है। अब ये मत कहना कि हमारे घर की, हमारे साथ की ज़मीन तो हमने बनवाई है। नो, टॉकिंग अबाउट नेचुरल लैंड, नेचुरल जो लैंड है, ठीक है। जैसे कि हम अगर बात करें गांव में जाते हैं तो वहाँ जैसी कच्ची सड़क है, जैसी भी है वैसी है। फॉरेस्ट इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ लैंड रिसोर्सेज, नेचुरल लैंड रिसोर्सेज, जिसको ह्यूमन ने नहीं बनाया है, वो ऑलरेडी है और कई ईयर्स से है, ठीक है। फॉरेस्ट और नेचुरल, फॉरेस्ट क्या है? नेचुरल है। फॉरेस्ट क्या है? नेचुरल है। उसके बाद में लैंड इज़ नेचुरल रिसोर्स ऑफ एटमोस्ट इम्पॉर्टेंस, इम्पॉर्टेंस भी बहुत ज़्यादा है, नेचुरल है, रिसोर्स है और इम्पॉर्टेंट भी है। इट सपोर्ट्स नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स। इंडिया हैज़ अ land under a variety of relief features, namely mountains, plateaus, plains and islands, as shown below. Below is next page. ये रहा लैंड यूटिलाइजेशन का पूरा जो है सिस्टम। प्लेन्स में इतना है, माउंटेन्स में इतना है एंड प्लेटीज में इतना है। ओके, सो ये रहा। यहाँ पर है प्लेन्स के लिए, वेट, यहाँ पर प्लेन्स के लिए ब्लू कलर यूज़ किया गया है, ओके, एंड दिस विल नॉट इरेज। ओके, प्लेन्स के लिए यहाँ पर ब्लू कलर यूज़ किया गया है, ये वाला प्लेन्स का कलर है। माउंटेन्स के लिए यहाँ पर रेड कलर यूज़ किया गया है और प्लेट्यूज़ के लिए ये स्किन टाइप कलर यूज़ किया है, ठीक है। लैंड अंडर इंपॉर्टेंट रिलीफ फीचर्स, ये जो तीन हैं ये इंपॉर्टेंट रिलीफ फीचर्स है और यहाँ पर इनकी परसेंटेज लिखी हुई है, कितनी कितनी है, किसकी परसेंटेज वो देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो विल सी प्लेन्स की कितनी परसेंटेज है। प्लेन्स आर 43%, ठीक है। और ये तो कुछ ज़्यादा ही मोटा हो गया यार, क्या है, इसको सेटल करना बहुत दिक्कत है। 43% क्या है यहाँ पर? प्लेन्स हैं हमारे पास। फिर 30% हमारे पास माउंटेन्स हैं और उससे भी कम, यानी थोड़ा सा कम, 27% हमारे पास क्या है, ये है, दैट इज़ आवर प्लेट्यूज। तो ये जो है ये इम्पॉर्टेंट रिलीफ फीचर्स के अंडर में जो लैंड आता है ना, उसकी बात यहाँ पर की जा रही है, ठीक है। उसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है लैंड यूटिलाइजेशन। लैंड रिसोर्सेज आर यूज्ड फॉर द फॉलोइंग पर्पसेस। लैंड रिसोर्सेज को कुछ फॉलोइंग पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है। पहला, फॉरेस्ट, सबको पता है। दूसरा, दूसरा क्या है? दूसरा है लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टिवेशन, बैरन या वेस्ट लैंड, लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूजेस। इन सब के मीनिंग देखेंगे, नहीं समझ में आ रहा होगा, आई नो। फॉरेस्ट का पता चल गया कि फॉरेस्ट है, ठीक है, लेकिन दूसरी चीज़ क्या है? लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टिवेशन, ऐसी ज़मीन जो कि कल्टिवेशन के लिए इस्तेमाल नहीं की जाती है। नए लास्ट दिन किसके लिए इस्तेमाल की जाती है? तो कल्टिवेशन के अलावा जो भी चीज़ें ना उनके लिए इस्तेमाल की जाती है। जैसे कि यहाँ पर बैरन एंड वेस्ट लैंड, जो वेस्ट
लैंड होता है ना, एक लैंड जिसका यूजेज नहीं है कोई भी, वो लैंड जो कि वेस्ट लैंड है। लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूजेस। अब ज़रूरी थोड़ी है कि जहाँ ज़मीन है वहाँ एग्रीकल्चर ही हो, कहीं घर बने हैं, कहीं कुछ और हो रहा है। तो एक ऐसा लैंड जिस पे वाकई में एग्रीकल्चर नहीं किया जा सकता, और एक ऐसा जिस पे किया जा सकता है लेकिन उसको दूसरे यूजेस में लगाया गया है, नॉन एग्रीकल्चर यूजेस में उसको लगाया गया है। दो तरह से लैंड्स को हम डिवाइड यहाँ पर कर सकते हैं, या उनका डिवीजन यहाँ पर हम देख सकते हैं। फॉर लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टिवेशन। फिर है फैलो लैंड्स। फैलो लैंड्स क्या होते हैं, आई ऑल्सो डोंट नो, देखेंगे। अदर कल्टिवेटेड लैंड्स इन एक्सक्लूडिंग फैलो लैंड्स, दूसरे अनकल्टिवेटेड लैंड्स फैलो लैंड्स को हटा के। एंड नेट सोन एरिया, और अभी ऐसा एरिया जिसमें कि अभी सोइंग हो रखी है, क्योंकि कहीं पर अगर बुआई हो रखी है, मतलब कहीं अगर बो रखे ना उन्होंने सीड्स अंदर, तो फिर वो कभी ना कभी काटेंगे ही, बिना काटे तो नहीं चलने वाला उनका काम। तो इसलिए वो एरिया जहाँ पे भी अभी नेट में सो हो रखा है, वो एरिया, वैसा एरिया, ठीक है। सो इज इट क्लियर? ओके, लेट्स सी नेक्स्ट। अगला आ रहा है, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, फिजिकल फीचर्स और ह्यूमन फैक्टर्स। किस वजह से लैंड का यहाँ पर यूजेज किया जाता है, और किस पैटर्न से यहाँ पर लैंड का यूजेज किया जाता है। मतलब कि ये चीज़, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई लैंड है, अगर कोई लैंड है तो उसको टोपोग्राफी के हिसाब से, उसको क्लाइमेट के हिसाब से, उसको सॉइल टाइप के हिसाब से फिजिकल फैक्टर्स के लिए यूज़ किया जाएगा। और ह्यूमन फैक्टर्स, ह्यूमंस किस तरह से लैंड को अपने लिए जमाते हैं या सजाते हैं। ह्यूमंस क्या सोच के लैंड खरीदते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी, आसपास कितने लोग रहते हैं। कोई जंगल में घर नहीं लेना चाहता है ना, नहीं लेना चाहता है ना। क्यों नहीं लेना चाहता है, क्योंकि उसको सोसाइटी चाहिए। अगर कोई ढंग का इंसान है जिसको अच्छा घर खरीदना है, तो वो ये थोड़ी ना कहेगा कि मुझे दूर कहीं जंगल में, जहाँ ना कोई शॉप हो, ना कोई स्कूल हो, ना कोई हॉस्पिटल हो, मुझे वहाँ ले जाके छोड़ दो। नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी, अगर वहाँ मोबाइल टावर्स नहीं हो, वहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती हो, तो क्या काम का वो घर, कुछ काम का नहीं है। थोड़े पैसे देके ऐसी जगह कर लेंगे जहाँ पर थोड़ी ये चीज़ें अवेलेबल हो, ठीक है। एंड कल्चर एंड ट्रेडिशंस एट्सेट्रा। फिर उसके आसपास अगर कोई हिंदू है, मुस्लिम्स के वहाँ उसको अगर रहने को कह दो, वो नहीं रहेगा, और कोई मुस्लिम है वो हिंदू के वहाँ नहीं रहेगा। तो रहते हैं रहने वाले, बट एक जो होता है ना, फर्स्ट प्रायोरिटी जो होती है किसी भी नॉर्मल या फिर थोड़ा मॉडर्न इंसान की, वो यही होती है कि मेरे कल्चर और मेरे बंगाली है, बंगालीज़ के साथ रहना चाहते हैं। गुजराती वांट टू लिव विद गुजराती, तो उनको अपनी कंपनी, अपना पार्टनर मिलता है तो उनको अच्छा लगता है ना। अब नेक्स्ट क्या है, ये देख लिया, द डेटा बिलो रिप्रेजेंट्स द लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। अब नीचे ये जो डेटा दिया हुआ है, इसमें आपको और अच्छे से पता चलेगा कि लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया कैसा है, ठीक है। तो जस्ट क्लियर दैट आउट एंड विल मूव टू नेक्स्ट। ये फर्स्ट आ रहा है, ये ग्राफ है, और इस ग्राफ के साथ में इसके नीचे नोटेशंस भी दी हुई हैं, कोटेशंस, नोटेशंस। सो आई विल टेक येलो, नहीं रेड, रेड नहीं ब्लैक, थोड़ा सा, ओके। सो वी विल यूज़ दिस। एंड इसमें क्या है, देखो, फॉरेस्ट के लिए इतना सारा एरिया जो है इंडिया का, इंडिया के पूरे लैंड का 18.11% ऑफ एरिया किसके लिए यूजेज में है, फॉरेस्ट के लिए यूजेज में है। बैरन एंड अनकल्चरेबल वेस्ट लैंड बताया था, जो कि जिसमें जो कि खाली है या फिर वो अनकल्चरेबल है, ठीक है, या कैसे भी करके वो वेस्ट है, तो वो लैंड कितना है, इतना पार्ट है, यानी जितना फॉरेस्ट में है उतना ही इसमें है। तो ये दोनों मिला के एक तरह से एक पूरा का पूरा इतना हिस्सा कवर कर लेते हैं ये दोनों ही। जहाँ पर यहाँ फॉरेस्ट लगे हुए हैं, यहाँ पे वो वैसे नहीं उगा सकते कुछ, और यहाँ पर वो वैसे नहीं उगा सकते कुछ, क्योंकि ये लैंड ही वेस्ट लैंड है। शायद इस पर उगता नहीं है, या फिर इस लैंड पे, इस लैंड को इस तरह से ट्रीट किया गया कि इसकी पूरी की पूरी जो सॉइल की जो कैटेगरीज थी वही ख़त्म हो गई, या हम कहते हैं जो इसका सॉइल फर्टाइल था वो फर्टाइल नहीं रहा, ठीक है। उसके बाद में क्या है, उसके बाद में अगला है एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस। ऐसा एरिया जो नॉन कल्चरल यूजेस के लिए, नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि ये वाला, इस एरिया में
या तो कोई घर बने हुए हैं या कोई स्कूल्स बनी हुई है, मतलब ऐसा एरिया जहाँ पर हॉस्पिटल बना हुआ है, तो वहाँ पर क्या है, ये नहीं होता, खेती बाड़ी वगैरह नहीं होती है वहाँ पर। उस एरिया को क्या बोलते हैं, उस एरिया को क्या बोलते हैं, उस एरिया को बोलते हैं एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस। देन परमानेंट पैस्चर एंड ग्रेजिंग लैंड, वो कितना है, जहाँ पर लोग गाय भैंस चराने आते हैं, वो परमानेंट जगह है, वो जगह इतनी है, ठीक है। उसके बाद में अगला क्या है, एरिया अंडर, ये क्या लिखा है, MISC। अच्छा एक सेकेंड, तो फिर इसका क्या है, हाँ, आधे यहाँ लिखे हुए हैं, तो ये ग्राफ दो क्यों है, अच्छा ये 1960 टू 1961 का है ये वाला, एंड ये वाला 2014 टू 2015 का है, तो डिफरेंस भी यहाँ पर देखने को हमको क्लियरली मिल जाएगा, ठीक है। तो एक बार ये देख लेते हैं, इसमें और क्या है, एरिया अंडर MISC ट्री क्रॉप्स एंड ग्रोव्स, उनके अंडर में एरिया कितना है, इतना नहीं, ये वाला, ये छोटा पतला 1.50 जो एरिया है ना, ये जो एरिया है ये वाला 1.50%, ये एरिया, ठीक है। ये किसके अंदर है, ये मेरे को ये बात समझ नहीं आ रही, दिस इसके अंडर है, ठीक है। उसके बाद में अगली चीज़ क्या है, अगली चीज़ आ जाते हैं इधर की तरफ। ये ग्राफ हमने देखा जनरल लैंड यूज़ कैटेगरीज 1960 टू 1961, इस ग्राफ के लिए ये चीज़ें भी एप्लीकेबल यहीं पर हैं और ये चीज़ें भी यहाँ पर एप्लीकेबल हैं, मतलब दोनों की दोनों ग्राफ ही आपस में एप्लीकेबल हैं, ठीक है। सो वी कैन टेक दीज थिंग्स टू देयर ऑल्सो एंड देयर ऑल्सो, एंड सेम वेज दीज थिंग्स टू देयर ऑल्सो एंड देन देयर ऑल्सो, ठीक है। सब चीज़ें सबके लिए एप्लीकेबल है। तो अब हम देखते हैं कि ये ऑरेंज वाला क्या है, ऑरेंज वाला है कल्चरेबल वेस्ट लैंड, कल्चर के हिसाब से नॉन कल्चरेबल और कल्चरेबल, ये सब आगे और डीप में पढ़ेंगे, बट अभी इट्स लाइक ठीक है, समझ रहे हैं। तो कल्चरेबल वेस्ट लैंड जो है वो है 6.23%, जो कि बाद में रह जाएगा केवल 4.0%। फैलो अदर देन करंट फैलो, फैलो कौन सा है, फैलो इज़ द ब्लू पार्ट विच इज़ ये वाला ब्लू होगा, ये वाला ब्लू कौन सा ब्लू है, फैलो ब्लू है, ठीक है। और उसके बाद में है करंट फैलो देख लिया, फिर नेट जोन एरिया कितना है, नेट जोन एरिया ये वाला है, इस समय ज़्यादा है, इस समय 1% कम है। अब ये नहीं सोचना है कि ठीक है 1 ही तो% कम है, कोई दिक्कत नहीं होगी, नहीं दिक्कत बहुत होगी, 1% भी कम होगा अगर एक एक परसेंट करते हुए ऐसे अगर ख़त्म होने लगा, तो ये तो फिर इतना सा रह जाएगा, मतलब फिर तो ग्राफ इस तरह से होगा कि और चीज़ें इतनी इतनी नहीं, वेट 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 वेट, एक ग्राफ होगा जिसके अंदर इस तरह से और इस तरह से, फिर हमारा जो ग्रीन वाला पार्ट है वो कितना रह जाएगा पता है, जी हाँ, अगर 1% कम होता चला गया तो फिर क्या होगा एक दिन कि ये जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं वो इतनी जगह घेर लेंगी, और ये जो एक्टिविटी है हमारी इधर वाली वो केवल इतने में ही सीमित रह जाएगी। तो डू यू वांट दिस, नो। तो क्योंकि इस वाली एक्टिविटीज़ को ठीक है चल रही हैं, प्रमोट करो ठीक है, बट इसको ज़्यादा प्रमोट करो, बिकॉज एग्रीकल्चर नहीं होगा ना तो हम खाने में नहीं हमें मिलेगा फिर कुछ, फिर क्या खाएंगे, फैक्ट्रीज़ को खाएंगे, ये एग्रीकल्चर का पार्ट है भाई, एंड दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, चाहे इकोनॉमी में कितना भी हो इसका सपोर्ट, ओवरऑल ये पार्ट इम्पॉर्टेंट है तो मतलब है, एंड वन कैन नॉट लाइक स्टॉप दीज एक्टिविटीज़, ठीक है। उसके बाद में क्या है, ये देख लिया हमने, यही यही वो ग्राफ है, बस ग्राफ्स हैं ये दोनों, स्क्रीनशॉट यू कैन टेक अप, वेट, ये लो,
पूरा अच्छे से स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं। यहाँ से लगा के यहाँ तक का एक अच्छा सा कोलाज भी बना सकते हैं ना, यू कैन यूज़ देम। यहाँ से यहाँ तक नहीं, यहाँ से ये जो लाइन है पिंक वाली, वेट, आई एम मेकिंग अ बॉक्स। ये क्या है, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट का हमारा एक पूरा का पूरा ग्राफ है। ओके, अब अगर हम बात करें नेक्स्ट चीज़ की, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना ये वाली, पढ़ने के लिए, पढ़ने के पर्सपेक्टिव से। पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं तो मत पढ़ो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्या आ रहा है, नेक्स्ट आ रहा है वेस्ट लैंड। लैंड इज द लैंड पुट टू अदर नॉन एग्रीकल्चरल, वेट, कैन आई रोटेट इट? तो अब बेसिकली हमने जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के लैंड पढ़े थे उनको हमको और अच्छे से पढ़ना है। पहला है वेस्ट लैंड। कौन सा लैंड? वेस्ट, नाम से पता चल रहा है वेस्ट है, कुछ काम का नहीं है, कुछ काम का नहीं है ना। तो इसके अंदर क्या है, वेस्ट लैंड इज द लैंड पुट टू अदर नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस विच इंक्लूड रॉकी, एरिड एंड डेजर्ट एरियाज वेयर रोड्स, रेलवेज, इंडस्ट्रीज आर मेड अप। क्या ये यूजेज नहीं, यूज़ की नहीं है? क्या ये वेस्ट चीज़ें हैं? क्या डेजर्ट यूज़ का नहीं है? आई थिंक ये तो यूज़ के हैं ही, ठीक है, नो डाउट। रोड्स नहीं होंगी, रेलवेज एक दिन बंद हो जाती हैं तो दिक्कत होती है ना, तो वही रेलवे यूज़ की, इंडस्ट्रीज़ भी यूज़ की हैं, लेकिन इनको यहाँ पर कंसिडर किया जा रहा है वेस्ट। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस, अरे बिकॉज ऑफ दीज पॉइंट्स, ये जो पॉइंट्स लिखे हैं ना इनकी वजह से। इंक्लूड रॉकी, एरिड एंड डेजर्ट, रॉकी, एरिड एंड डेजर्ट एरियाज, ये जो एरिया होते हैं ना ये वेस्ट होते हैं। मतलब कैसे, नहीं समझ में आ रहा। अगर हम बात करते हैं, वेस्ट इज इक्वल टू रॉकी एरिड एंड desert areas, which is also equal to roads, क्या लिख दिया मैंने, रोड्स, रेलवे, इंडस्ट्री। अगर वेस्ट जो है, अगर वेस्ट जो है वो बराबर है रॉकी के, डेजर्ट के और एरिड के, और एरिड, रॉकी और डेजर्ट जो है वो बराबर है रेलवे के, रोड के और इंडस्ट्री के, तो रेलवे, रोड और इंडस्ट्री भी तो बराबर हुए वेस्ट के। इक्वेशन है ना, क्यों बराबर हुए? बिकॉज क्या है कि वेस्ट अगर इन चीज़ों के बराबर है और ये चीज़ें अगर इन चीज़ों के बराबर है तो टेक्निकली ये चीज़ें आपस में बराबर हैं, है ना, दैट इज़ व्हाट। तो ये एक सीधी सी इक्वेशन हुई। ओके, ओ माय गॉड, अब ये इरेज नहीं होंगे। नाउ व्हाट टू डू? नाउ दे विल नॉट बी इरेज्ड, वेट, आई विल डू समथिंग। ओके, सो नाउ नेक्स्ट थिंग इज, ये हो गया, ठीक है, कि जो है वेस्ट लैंड क्या है, वेस्ट लैंड रॉकी, एरिड और ये, और फिर रोड्स, इंडस्ट्री, कंटिन्यूअस use of land over a long period of time without taking appropriate measures to conserve and manage it has resulted in
सॉरी वॉइस वॉज नॉट कमिंग आई थिंक अगेन। तो मतलब वेस्ट लैंड वाले जो टॉपिक हैं ये क्लियर हो गया, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट लाइन आती है, कंटिन्यूस यूज ऑफ लैंड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट टेकिंग अप्रोप्रिएट मेजर्स टू कंजर्व एंड मैनेज इट हैज़ रिजल्टेड इन लैंड डिग्रेडेशन। नाउ व्हाट इज लैंड डिग्रेडेशन? सो इट इज़ नथिंग बट वेट, लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है कि जब किसी भी एक लैंड एरिया को, फॉर सपोज ये वाला इधर का जो लैंड एरिया है ना, इसमें ये एरिया, इफ दिस एरिया, इस एरिया के अंदर अगर बहुत लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक लोग रह रहे हैं लेकिन एरिया के लैंड का ध्यान नहीं रख रहे हैं, एरिया के लैंड का नॉट कि पोछा नहीं लगा रहे हैं, ये सब नहीं, नेचुरली अगर उसको ध्यान नहीं रख रहे हैं तो उससे क्या होगा, लैंड डिग्रेडेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आप सोचेंगे व्हाट इज़ लैंड डिग्रेडेशन? सो सेम क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज़ लैंड डिग्रेडेशन? और एग्ज़ाम्स में भी ये क्वेश्चन अराइज होता है, तो इसलिए दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट questions ever asked in the exams. So here we can see that ये तो हमको पता चल गया, ये डेफिनेशन तो एक दिमाग में फिट हो ही गई कि कंटिन्यूस यूज़ ऑफ लैंड, लैंड का कंटिन्यूली यूज़ करना ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जैसे 50 ईयर्स 40 ईयर्स तक, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम्स तक लैंड को यूज़ करे जाना विदाउट टेकिंग अप्रोप्रिएट मेजर्स टू कंजर्व एंड मैनेज इट। एक लैंड पे आप मेजर्स नहीं ले रहे हो उस लैंड को कंजर्व करने के लिए या उस लैंड को मैनेज करने के लिए, बट आप उसको यूज़ प्रॉपर पूरा कर रहे हो, तो फिर ऐसे में क्या होगा, लैंड डिग्रेडेशन विल अकर। लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स, लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है और उसको होने से किस तरह से बचाया जाता है, तो ये उसके मेजर्स हैं। उससे पहले ये मेजर्स बहुत इंटरेस्टिंग होंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, बट उससे पहले दीज लाइन्स आर इम्पॉर्टेंट। सो गई नहीं होगा इस, तो वेट, तो 12 वही करना पड़ेगा, क्लिकिंग दिस, डिलीटिंग दिस, टूल्स, PDF and Notion, पेन, ओके। सो लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेथड्स, क्या है लैंड डिग्रेडेशन, उसके मेजर्स क्या क्या हैं कंजर्वेशन के, वो सब हम देखेंगे। तो पहला लैंड डिग्रेडेशन का मीनिंग, व्हाट इज़ द मीनिंग? ह्यूमन एक्टिविटीज़ सच एज डिफॉरेस्टेशन पहला, ओवरग्रेजिंग दूसरा, माइनिंग तीसरा, क्वायरिंग चौथा, हैव कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू लैंड डिग्रेडेशन। सब ने अपने अपने सिग्निफिकेंस के साथ में लैंड डिग्रेडेशन में थोड़ा 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 थोड़ा, दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग, थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट किया है, विच इज़ अ बैड थिंग, ठीक है। कहीं डिफॉरेस्टेशन हुआ है तो कहीं ओवरग्रेजिंग हुई है, यानी कि ओवरग्रेजिंग क्या होता है पता चलेगा, ठीक है। माइनिंग हो रही है एंड क्वायरिंग, क्वायरिंग भी नहीं पता है, क्वायरिंग भी पता चलेगा, ओके, वेट करना है बस। सो इन सब से क्या हुआ है, लैंड डिग्रेडेशन हुआ है। क्या हुआ है, लैंड डिग्रेडेशन, ओके। माइनिंग साइट्स हैव बीन, नहीं, माइनिंग साइट्स लीव डीप स्कैर्स एंड ट्रेसेस ऑफ ओवरबर्डनिंग द लैंड। माइनिंग साइट्स पे बड़े बड़े स्कार्स रह जाते हैं और बहुत तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं लैंड के अंदर, ठीक है। इन रिसेंट ईयर्स इंडस्ट्रियल effluents as waste have become a major source of land and water pollution in many parts of which country, obviously India. So mining sites leave deep scars and traces of overburdening the land. In recent years industrial effluents as a waste, जो इंडस्ट्री से जो वेस्ट निकलता है वो है मेजर सोर्स ऑफ लैंड एंड वाटर पॉल्यूशन इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री इन रीसेंट ईयर्स, इन रीसेंट ईयर्स में, ठीक है। अगला क्या है, अगला है सम ऑफ द वेज टू विच वी कैन सॉल्व, थ्रू विच वी कैन सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ लैंड डिग्रेडेशन आर, फर्स्ट एफॉरेस्टेशन एंड प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग। ओवर ग्रेजिंग नहीं होनी चाहिए, ग्रेजिंग यानी चराना है अगर गाय भैंसों को तो ढंग से तरीके से। और दूसरी चीज़
एफॉरेस्टेशन, पेड़ लगाना, एफॉरेस्टेशन करना, ठीक है। ठीक है, उसके बाद में क्या आएगा, प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स के लिए शेल्टर बेल्ट्स प्लांट करना, ठीक है। स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स बाय ग्रोइंग थ्रॉनी बुशेस, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड, ये सब लर्न करने हैं, ये सब लर्न करने हैं। प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड, कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज़, प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल effluents and waste after treatment. Now pause it and again read it. वापस से रीड करेंगे, मैं भी करूँगी दोबारा से। Afforestation and proper management of grazing, planting of shelter belts of plants, stabilization of sand dunes by growing thorny bushes, proper management of wastelands, control of mining activities, and proper discharge and disposal of industrial effluents and waste after treatment. Okay, now next thing, नेक्स्ट चीज़ क्या है, सॉइल एज अ रिसोर्स। ये हमारा आ रहा है पेज नंबर 3, नहीं 6, 7, 8, 9, अब तो फोटोज़ ही हैं, 10 में तो पूरा ग्राफ है, बहुत कम सा बचा है अब तो इट इज़ soil as a resource. Soil is the most important renewable natural resource. Soil most important है, ठीक है, ये होता है important का साइन, soil most important है, ठीक है, यहाँ से कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, यस, ओके, सभी गया। तो soil most important, renewable, natural, तीन चीज़ें यहाँ पर important है। पहली चीज़ तो important वर्ड खुद, most important, renewable, natural एंड रिसोर्स, ये सारी क्वालिटीज़ कौन रखता है, सॉइल रखता है। इट इज़ द मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ, द मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ इज सॉइल एंड सपोर्ट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन द अर्थ। हु सपोर्ट्स, सॉइल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सॉइल, रिन्यूएबल सॉइल और नेचुरल सॉइल, रिसोर्स सॉइल, तो एवरीथिंग इज सॉइल, एवरीथिंग इज सॉइल, ठीक है, सब कुछ सॉइल है, सॉइल ही सब कुछ है। नेक्स्ट क्या है, इट टेक्स अ मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म सॉइल अप टू फ्यू सेंटीमीटर्स इन डेप्थ, वेरियस फोर्सेस ऑफ नेचर सच एज चेंज इन टेम्परेचर, एक्शंस ऑफ रनिंग वाटर, winds and glaciers, activities of decomposers etc. contribute to the formation of soil. इस फर्स्ट पॉइंट में जो भी पॉइंट्स आए हैं जिसमें फॉर्मेशन ऑफ सॉइल हमें पता चला है, हाउ द सॉइल फॉर्म्स, उसके लिए जितने भी पॉइंट्स आए हैं ऑल आर इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो इट टेक्स सम मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म सॉइल अप टू अ फ्यू सेंटीमीटर्स इन डेप्थ, various forces of nature such as change in temperature, actions of running water, winds and glaciers, activity of decomposers etc. Now see the usage of word etc. contribute to the formation of soil. Parent rock or bedrock, climate, vegetation or other forms of life and time are important factors, and chemical and organic changes which take place in the soil play an important role. अब ये जो आ रहा है ना क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, ये इंपॉर्टेंट है, अब तक जो पढ़ा नहीं पढ़ा ठीक है। सॉइल ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक, ह्यूमन्स नहीं है, soil also consists of organic, humus and inorganic materials. ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल्स किसके अंदर होते हैं, सॉइल के अंदर होते हैं।
ठीक है. Now classification of soils. On the basis of factors responsible for soil formation, color, thickness, texture, age, chemical, physical properties, the soil of India are classified in different types as mentioned below. How, on which factors? Question occurs. ठीक है. So I am writing the question over here. Question, on which factors, नहीं, ऑन नहीं आएगा, और राइटिंग भी इतनी गंदी थी. You cannot see I की डॉट, so I'm sorry. आ गई. फैक्टर्स ऑफ, on which factors are responsible for soil formation. ठीक है. तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये अकर हो सकता है. तो इसके लिए आंसर क्या होगा? ग्रीन से अंडरलाइन करेंगे. कलर, थिकनेस, टेक्सचर, एज, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज. बस ये इतने से फैक्टर्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं. ठीक है. अगला क्या है? एल्यूवियल सॉइल. अगला क्या है? एल्यूवियल सॉइल. तो ये कलर, थिकनेस, टेक्सचर, एज एंड केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे आप डिसाइड करते हो कि सॉइल्स को किस तरह से क्लासिफाई करना है. ठीक है. अब हम इसमें पहला देख रहे हैं. तो रेडी? ये लाइन बनाने के तरीके. ओके. सो वेट. एल्यूवियल सॉइल कितना बड़ा जाएगा? ओके, इतना जाएगा. एल्यूवियल सॉइल की शक्ल देख लेते हैं पहले. तो लास्ट में मैं इसको अच्छे से डिफाइन करूँगी फोटोग्राफ के अंदर ही अंदर है ना. और एक बार अच्छे से देख लो. एल्यूवियल सॉइल, द एंटायर नॉर्दर्न प्लेन्स, जो पूरे के पूरे नॉर्दर्न प्लेन्स हैं वो किसके बने हैं? एल्यूवियल सॉइल के. तो फर्स्ट क्वेश्चन लर्न करते जाना है. एंटायर द नॉर्दर्न, क्या नॉर्दर्न प्लेन्स, एंटायर नॉर्दर्न प्लेन्स आर मेड ऑफ. ओके. ऑफ व्हाट आर एंटायर नॉर्दर्न प्लेन्स मेड? एंटायर नॉर्दर्न प्लेन्स आर मेड ऑफ alluvial soil. Entire northern plains are made of alluvial soil. अब कोई भी पूछेगा entire northern plains are made of alluvial soil. ठीक है. entire northern plains किससे बने हैं? alluvial soil से. किससे बने हैं? alluvial soil से. Second question. The alluvial soil is deposited by three important Himalayan river system. कौन सा रिवर सिस्टम है? इंडस, गंगा एंड द ब्रह्मपुत्रा. इंडस, गंगा एंड द ब्रह्मपुत्रा. तो एल्यूवियल सॉइल से हमने पहली चीज़ क्या सीखी? नॉर्दर्न प्लेन्स. दूसरी चीज़ क्या सीखी? द एल्यूवियल सॉइल इज डिपोर्टेड बाय थ्री इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम्स, द इंडस, गंगा एंड द ब्रह्मपुत्रा. ओके. इट इज़ ऑल्सो फाउंड इन राजस्थान, गुजरात एंड ईस्टर्न कोस्टल plains, particularly in the deltas of Mahanadi and Godavari, Krishna and the Kaveri rivers. राजस्थान, गुजरात, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, particularly in the deltas of महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी. ये सब अगेन एल्यूवियल सॉइल.
हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम इसका एक कंपैरिजन ड्रॉ करें और फिर हम उसके बेसिस पे पढ़ें. यस, श्योरली वी कैन डू दैट. आई थिंक वी शुड डू डैट. ओके, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आती हूँ. ये से श्योरली बिल्कुल लेकर आएंगे. नेक्स्ट वीडियो में आई डेफिनेटली ब्रिंग. और मैं एल्यूवियल सॉइल पहला, ठीक है, एल्यूवियल सॉइल, फिर ब्लैक सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, लेटराइट सॉइल, एरिड सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल. कितने हैं ये? इतने हैं. 1 2 3 4 5 6, 6 सॉइल होंगे हमारे पास. एंड फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस अगर एक अलग हुआ तो फिर 7 हो जाएंगे. तो फॉरेस्ट सॉइल का नाम तो है, ठीक है. तो ये जो 6 7 जो भी है, इनका सबका एक डिफरेंस में ड्रॉ करके देन वी विल स्टडी. इनके बाद में बस एक चीज़ बचेगी, दैट इज़ सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन. ये कट चुका है शायद, पता नहीं है ना. तो देखेंगे, ये होगा, ये भी पढ़ेंगे बस. फिर इसके बाद चैप्टर ख़त्म. तो एक और वीडियो आएगा, उसके अंदर ये भी आएंगे साथ में. इनके जो वो होते हैं ना, क्या कहते हैं इनके, हम MCQ जो होते हैं, जो हमने एक डेवलपमेंट चैप्टर का भी एक टेस्ट किया था, वो भी करेंगे चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद. और वो वीडियो कैमरे के साथ में आएगी, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होती है, मेरे को पता है. इसमें ईजी रहता है, उसमें थोड़ा हार्ड रहता है. बट जैसी आएगी वैसी अच्छी आएगी. एंड उसके अंदर हम करेंगे इन सारों, जितने भी सॉइल्स हैं, सबका आपस में डिफ्रेंशिएशन, और सबके इंपॉर्टेंट जो ये पॉइंट्स हैं ना, इनको शॉर्ट में मैं लिखूँगी. बिकॉज देखो, ये इतने लंबे लंबे लिखे हैं, मतलब कुछ है नहीं, सारा पढ़ पढ़ के सब भूल जाएंगे. इसलिए बेटर की बाद में ही करें, बेटर की बाद में ही करें. तो इसलिए 1 घंटे का ये वीडियो हो गया है, इसको देखेंगे, तब तक नेक्स्ट वीडियो आ जाएगा, ठीक है. उसमें हम इसके सारे के सारे वो देख लेंगे. पेपर पे मैं पूरा बताऊँगी अच्छे से, पेपर पे, पेन पेपर हाथ में लेके, देन आई विल टेल. तो उसमें थोड़ा ईजियर रहेगा समझने को. बाकी नोट्स अच्छे हैं. यू शुड ऑल्सो डाउनलोड दैम, यू शुड ऑल्सो इंस्टॉल दैम. ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट एंड गुड बाय. एंड मेक श्योर कि यू सी द वीडियो नेक्स्ट वन ऑल्सो जो आ रहा है, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा चैप्टर के लिए. तो इसलिए ठीक है. गुड बाय. थैंक यू सो मच. थैंक यू.